एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले हम लोगों ने 13 सेट कंप्लीट कर लिया है, ये है 14वां सेट। ठीक है, तो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल अवेयरनेस जीके आता है, ये वीडियो आपके लिए। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस? केरला, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी रेट कौन से स्टेट का है? केरला का है, पंजाब, महाराष्ट्र या बिहार? वीडियो को पॉज करके पहले खुद से आंसर कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी रेट था वो था बिहार का। अगला, विच पॉलिटिकल लीडर वॉज पॉपुलरली नोन एज चाचा? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या बाल गंगाधर तिलक? कौन से लीडर को चाचा करके बुलाया जाता था? ठीक है, या चाचा से के तौर पे वो फेमस थे? आंसर कर लिया होगा आपने। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। अब इनको चाचा क्यों बोला जाता था? क्योंकि इनका जो लगाव था वो बच्चों से बहुत ज़्यादा था। ठीक है, इसलिए बच्चों के प्यारे होने के इसमें, ठीक है, तो उनको क्या बोला जाता था? चाचा बोला जाता था। अब बात करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू कब से कब तक प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे हम लोग के कब से? 1947, जो हम लोग को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त को, तब से लेकर के 1964 तक। ठीक है, लगभग चार, जो हम लोग बोलते हैं 4 टर्म, लगभग 4 टर्म के आसपास रहते हैं, यानी कि 3 टर्म प्लस 200 कुछ दिन तक रहते हैं। ठीक है, विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी? ठीक है, इनमें से कौन सा है जो कि सबसे लार्जेस्ट तो नहीं पूछा है, सेकेंड लार्जेस्ट पूछा है? लीवर, इंटेस्टाइन, थोरैक्स या पेनक्रियाज? ठीक है, तो बात करें सबसे बड़ा जो ग्लैंड होता है वो हमारा लीवर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछ लिया है सबसे बड़ा नहीं पूछा है, सेकेंड लार्जेस्ट पूछा है। ठीक है, यानी कि लीवर से छोटा वाला। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा पेनक्रियाज। ठीक है, पेनक्रियाज जो है हमारा सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। पहला है लीवर, दूसरा है पेनक्रियाज। अब बात करके पेनक्रियाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। क्यों? क्योंकि ये इंसुलिन हार्मोन को सिक्रेट करता है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन को सिक्रेट करता है। और कहाँ पे लोकेटेड है? बिहाइंड द स्टमक के जस्ट पीछे। ठीक है, और एक चीज़, ये जो है पेनक्रियाज जो है इंडोक्राइन की तरह भी बिहेव करता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव करता है। यानी कि इंडोक्राइन डक्टलेस और विदाउट डक्ट, ठीक है, दोनों के तरह ही ये बिहेव करता है। ठीक है, अब आपको बताना है कि अगर पेनक्रियाज किसी का सही से काम नहीं करता, यानी इंसुलेशन का प्रॉपर फॉर्मेशन या प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो उसको उस आदमी को कौन सा बीमारी होगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, अगला सुनिएगा। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज फाउंडेड बाय, तो बोला गया कि बाइनोमियल जो नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं 11-12 में हम लोग, है ना, नोमेनक्लेचर जो पढ़ते हैं वो उसको किसने बनाया था? चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स न्यूक्लियस, चार्ल्स कार्ल लिनेक्स या लेमार्क? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल लिनेक्स। अगला सुनिएगा। विच एमोंग द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट एसिड? इनमें से कौन सा बात है जो कि फॉल्स है एसिड के बारे में? ट्रू नहीं पूछा है, यहाँ पे फॉल्स पूछा है। दे गिव H+ आयन इन एक्वस सोल्यूशन। मोस्ट एसिड कंटेन हाइड्रोजन। दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन। इनमें से कौन सा गलत है? ठीक है, कर लिया होगा आपने, उम्मीद करते हैं। तो सुनिएगा, अगर एसिड की बात करें तो एसिड एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन रिलीज करता है, तो ये तो सही हो गया। ठीक है, मोस्ट एसिड कंटेन हाइड्रोजन, ठीक है, ये भी सही है कि ज़्यादातर जो एसिड हैं वो क्या करते हैं? हाइड्रोजन को कंटेन करते हैं। ब्लू लिटमस को रेड में बदल देता है, तो सुनिए क्या होता है? एसिड
ब्लू लिटमस को रेड में बदल देता है, लेकिन बेस की बात करें तो बेस रेड लिटमस को ब्लू में बदलता है। ठीक है, तो ये भी सही है कि एसिड ब्लू लिटमस को रेड में बदल रहा है। उसके बाद बोला है दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये गलत गलत है। बैड कंडक्टर नहीं होता है, गुड कंडक्टर होता है एक्वस सोल्यूशन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन में H प्लस आयन तो रिलीज करता है, ये तो देख चुके हैं। ठीक है, और क्या होता है, कैन फ्रीली मूव एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और जिस H प्लस आयन रिलीज करता है और आसानी से क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी माने इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है। ठीक है, तो एसिड को जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो क्या करेगा, H प्लस आयन रिलीज करेगा और आसानी से इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है। Which among the following is used in making liquor medicine and as a fuel in aircrafts? दोबारा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग लिक्वर्स, लिक्वर्स मतलब वो दारू वगैरह बनाने में यूज़ होता है, मेडिसिन बनाने में भी यूज़ होता है और फ्यूल की तरह भी यूज़ होता है एयरक्राफ्ट्स में। प्रोपाइल अल्कोहल, डाईमिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल या मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि लिक्वर बनाने में, मतलब वो दारू दारू बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, ठीक है, दारू बनाने में, मेडिसिन बनाने में और एयरक्राफ्ट में फ्यूल के तौर पे यूज़ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। ठीक है, याद रखना है जो दारू पीते हैं वो इथाइल अल्कोहल होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, अल्कोहलिक बेवरेज के तौर पे यूज़ होता है, सॉरी अल्कोहलिक बेवरेज में पाया जाता है। यूज्ड एज ए सॉल्वेंट इन मेनी मेडिसिन, बहुत सारे मेडिसिन में यूज़ होता है इसका। ठीक है, जैसे इसमें देखिएगा सैनिटाइज़र, उसमें भी अल्कोहल यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें, एंड ये एक बायोफ्यूल भी है। ठीक है, बायोफ्यूल एडिटिव टू द गैसोलिन, गैसोलिन में इसका एडिशन भी किया जाता है, यानी कि ये फ्यूल के तौर पे भी यूज़ होता है। द फेमस हवा महल इज़ इन विच सिटी ऑफ राजस्थान, हवा महल कौन से सिटी में है, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। हवा महल जो है महाराजा शिवाय प्रताप सिंह के द्वारा 1799 में बनाया गया था। तो पूछ सकता है कि हवा महल किन के द्वारा बनाया गया था, जयपुर में तो है, किसके द्वारा बनाया गया था, महाराजा शिवाय प्रताप सिंह। ठीक है, और आर्किटेक्ट कौन थे, और आर्किटेक्ट थे लालचंद उस्ताद। फॉर डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड वी शुड एड water into the diluted acid, water into the concentrated acid, first water into the acid and then more acid into the water, concentrated acid into water। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, कोई कंसंट्रेटेड एसिड है, कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब कहीं पे एसिड का मात्रा ज़्यादा है, उसको क्या करना है, डाइल्यूशन बनाना है, मानिए कि एसिड का मात्रा कम कराना है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो जब भी कंसंट्रेशन से डाइल्यूशन में आएंगे तो हम लोग को वाटर ऐड करना पड़ता है ताकि एसिड का जो मात्रा है या एसिड का जो प्रभाव है वो कम पड़ जाए। ठीक है, कंसंट्रेटेड एसिड में एसिड ज़्यादा होता है। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में होता है। डाइल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या मिलेंगे, पानी मिलाएंगे, तो पानी और एसिड मिला के क्या होगा, एसिड का मात्रा को, एसिड का प्रभाव को या पावर को, मात्रा को भी कम कर देगा। ठीक है, तो वाटर इनटू द कंसंट्रेटेड एसिड, एसिड में जब हम लोग वाटर मिलाएंगे तो वो अपने आप डाइल्यूशन की तरफ बढ़ जाएगा। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ द ओनली नेचुरल हैबिटेट ऑफ द इंडेंजर्ड। तो बोला गया कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है नेचुरल हैबिटेट है किसी इनमें से किसी का। ठीक है, जो कि इंडेंजर्ड एनिमल्स में आता है। ठीक है, स्नो लेपर्ड, वन हॉर्न राइनो, एसिटिक लायंस या स्वैम्प डियर। तो इसका आंसर हो जाएगा वन हॉर्न राइनो। तो सुने होंगे काजीरंगा का फेमस ये है वन, माने एक सिंगा जो राइनो होता है वो फेमस है। ठीक है, बात करें कि स्नो लेपर्ड फिर हम लोग को कहाँ पे मिलेगा, तो हेमीज नेशनल पार्क में मिलेगा। ठीक है, और भी जगह मिलता है लेकिन मेनली जो है वो हेमीज नेशनल पार्क में स्नो लेपर्ड मिलेगा हम लोग को। ठीक है, उसी तरह से एशियाटिक लायन कहाँ पे मिलेगा, गिर नेशनल पार्क जो कि गुजरात में है वो मिलेगा, वहाँ पे मिलेगा। हेमीज नेशनल पार्क कहाँ पे है, रिकॉल कीजिए एक बार। ठीक है, ये है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद कान्हा एंड काजीरंगा नेशनल पार्क जो यहाँ पे बात की हम लोग, तो कान्हा नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में है, यहाँ पे स्वैम्प डियर वगैरह मिलेगा हम लोग को। ठीक है, अगला सुनिएगा।
With the 2022 amendment to the Indian Constitution, which of the following communities have granted the scheduled tribe status by the government of India? इनमें से बोला गया है कि कौन सा ऐसा ट्राइब है जिसको 2002 के तहत शेड्यूल ट्राइब के तहत उनको शेड्यूल ट्राइब में ग्रांट मिल गया है। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, हाटे कम्युनिटी, कुड्डू क्रूबा कम्युनिटी, कप्पू कम्युनिटी, नोरी कोरावन कम्युनिटी, इनमें से कौन सा सही है? ठीक है, तो 2022 के तहत ये जो पहला जो 3 कमेटी है, ठीक है, नोरी कोरावन कम्युनिटी, हट्टी कम्युनिटी, कुड्डू कुरबा कम्युनिटी, ये 3 को क्या मिला है? शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिल चुका है। कहाँ कहाँ के हैं तो देखिएगा। ठीक है, ये जो है नोरी कोरावन जो है ना, और कुरी विक्रान, ठीक है, ये दोनों शेड्यूल ट्राइब जो है ये तमिलनाडु के हैं। हट्टे कम्युनिटी हिमाचल प्रदेश के हैं, और कुरुबू जो है ये कर्नाटका का है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनर प्लैनेट? मर्क्यूरी, सैटर्न, वेनस और अर्थ। ठीक है, तो हम लोग जितने भी प्लैनेट की बात करते हैं, 2 तरह के प्लैनेट होता है, एक इनर एक आउटर। ठीक है, तो इनमें से कौन सा इनर प्लैनेट नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सैटर्न। देखिए, इनर प्लैनेट में कौन कौन आता है? जैसे मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, ये चारों क्या है? इनर प्लैनेट है। और जो बाकी 4 बच गए वो आउटर प्लैनेट बोलते हैं, जैसे जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। ठीक है, और क्या बोलते हैं इनर प्लैनेट आउटर प्लैनेट के अलावा? इसको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी बोलते हैं। ठीक है, इनर प्लैनेट को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी बोलते हैं, और आउटर प्लैनेट को गैस एंड आइस जेंट, क्योंकि ये गैसेस से बने हुए हैं। ठीक है, तो इनमें से जो था, जैसे मर्क्यूरी था, मरकरी इनर प्लैनेट, उसके बाद वेनस भी इनर प्लैनेट, अर्थ भी इनर प्लैनेट, मार्स भी होता तो भी इनर प्लैनेट। लेकिन सैटर्न की बात करें तो सैटर्न देखिए यहाँ पे है, सैटर्न जो है वो आउटर प्लैनेट में है। सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस, ये सारे आउटर प्लैनेट है। ठीक है, अब बात करें सबसे बड़ा प्लैनेट कौन है, तो ये हो जाएगा जुपिटर। एक और क्वेश्चन यहाँ पे एराइज हो रहा है कि एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है वो कौन कौन से 2 प्लैनेट के बीच में होता है? एस्ट्रॉयड बेल्ट कौन कौन से 2 प्लैनेट के बीच में होता है? तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट लिखा हुआ है किस किस 2 प्लैनेट के बीच में? जुपिटर और मार्स के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अर्थ इज ऑल्सो नोन एज ऑरेंज प्लैनेट, ग्रीन प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट या येलो प्लैनेट। अर्थ को क्या बोला जाता है? ठीक है, तो हम लोग जानते हैं अर्थ को ग्रीन प्लैनेट बोला जाता है। और अब बात करते हैं कि ऑरेंज प्लैनेट भी कोई होता है क्या, या ब्लू प्लैनेट भी होता है क्या? ठीक है, सॉरी, अर्थ को जो है क्या बोला जाता है? ब्लू प्लैनेट बोला जाता है। ठीक है, ग्रीन प्लैनेट बोला जाता है यूरेनस को। ठीक है, ग्रीन प्लैनेट यूरेनस को बोला जाता है। उसके बाद बात करें, सैटर्न को गोल्डन प्लैनेट बोला जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको, सैटर्न को गोल्डन प्लैनेट, यूरेनस को ग्रीन प्लैनेट, अर्थ को ब्लू प्लैनेट। हु वाज द लास्ट मुगल एम्पायर? इनमें से कौन सा है जो कि लास्ट मुगल एम्पायर थे? बाबर, नूरजहां, अकबर या फिर बहादुर शाह? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर, यानी बहादुर शाह 2 जो था वो लास्ट मुगल एम्पायर थे। ठीक है, तो ये जो थे 1837 से लेकर के 1857 तक थे, जब तक कि इन्होंने ब्रिटिश ने इनको मंगूल नहीं भेज दिया, सॉरी रंगून नहीं भेज दिया था। ठीक है, ब्रिटिश ने इनको रंगून भेज दिया 1857 में। तो ये जो थे ये लास्ट, यानी बहादुर शाह 2 बोले या बहादुर शाह जफर बोले, ये ही लास्ट मुगल एम्पायर थे। लाल बहादुर शास्त्री वॉज बोर्न इन द ईयर? लाल बहादुर शास्त्री कब बोर्न हुए थे? 1844, 1884, 1864 या 1904? ठीक है, कर लिया होगा आपने, तो इसका आंसर हो जाएगा 1904, यानी 2 अक्टूबर को ये भी बोर्न हुए थे। ठीक है, 1904 में। लेकिन बात करें ये कब से कब तक प्राइम मिनिस्टर थे, तो आपको याद होगा थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि जवाहरलाल नेहरू का जो एसिसिनेशन हुआ था 1964 में, उसके बाद से ही ये प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, 1966 तक। ठीक है,
और ये जो है उससे पहले जो है ये होम मिनिस्टर हुआ करते थे 1961 से लेकर के 1963 तक। ठीक है। फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल। तो बोला गया कि इनमें से कौन से हैं जो कि पहली इंडिविजुअली ओलंपिक मेडल जीते थे। मिल्खा सिंह, पीटी उषा, लिंडर पीस या के डी जादव। ठीक है। तो एक और चीज़ बात यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला गया कि गोल्ड जीते थे या कोई मैंने सिर्फ ये बोला गया कि इंडिविजुअल में मेडल जीतना है। ठीक है, उनमें से कौन से है पहले में। यहाँ पे क्वेश्चन अलग अलग तरह के बन सकते थे कि पहला गोल्ड मेडल कौन जीता था ओलंपिक में, पहला इंडिविजुअल को हटा दें तो ग्रुप में कौन जीता था, इस तरह से। ठीक है, ग्रुप में कौन सा टीम जीता था। तो सबसे पहला इसका जो इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल जो जीता गया था वो के डी जादव जी के द्वारा जीता गया था। ठीक है, क्या जीते थे, ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। कब, 1952 को। तो सबसे पहला जो इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल आया था वो ब्रॉन्ज आया था 1952 में। उसके बाद बात करें कि टीम में जो जीता था वो कब जीता था, 1920 में। ठीक है, उससे पहले ही जीते थे हम लोग टीम के तौर पे। सॉरी, 1920 में इंडिया ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, एज अ टीम के तौर पे 1920 में पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद गोल्ड कब मिला था, गोल्ड मेडल जो मिला था वो 1928 में, वो हॉकी में मिला था। ठीक है, टीम इवेंट था, यानी कि टीम में जो हम लोग को पहला गोल्ड मेडल मिला वो 1928 में मिला था। ठीक है, और कौन से फील्ड में, हॉकी में। ठीक है, उसके बाद बात करें कि गोल्ड मेडल इंडिविजुअल में किसको मिला था, तो अभिनव बिंद्रा को मिला था। ठीक है, इंडिविजुअल मेडल मिला था सबसे पहला ब्रोंज किसको मिला था, के डी जादव जी को। ठीक, हम लोगों ने पहला बार जो ओलंपिक्स में ये किया था, ठीक है, अपनी टीम भेजी थी, वो भेजा था 1920 में। ठीक, पहला जो गोल्ड मेडल मिला था एज ए टीम के तौर पे वो 1928 को मिला था। पहला जो गोल्ड मिला था इंडिविजुअल के तौर पे वो अभिनव बिंद्रा जी को मिला था। व्हाट इज इम्पल्स इक्वल टू, इम्पल्स का मतलब क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन फोर्स, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन एक्सलेशन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, एक्चुअली मोमेंटम, इम्पल्स का मतलब क्या होता है, जब फोर्स एक्टिंग करता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पे तो उसी को बोलते हैं इम्पल्स। ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो इम्पल्स का मतलब क्या हो सकता है, चेंज इन मोमेंटम होगा। विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड इज लॉन्गेस्ट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, इंडिया, ग्रेट ब्रिटेन। सबसे बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन से कंट्री का है। ठीक है, तो अपने इंडिया का ही कॉन्स्टिट्यूशन है जो सबसे बड़ा है, और किस में है, रिटन फॉर्म में है। बहुत जगह के ऐसे भी है कॉन्स्टिट्यूशन है जो रिटन फॉर्म में नहीं है। वो कौन कौन से कंट्री आते हैं, जैसे कि ब्रिटेन है। ठीक है, तो याद रखना है कि कौन कौन सा ऐसा कंट्री जिसका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो यूनाइटेड किंगडम है, यानी कि आपका अंग्रेज लोग है ना, हम लोग तो अंग्रेजी बोलते हैं, कनाडा, उसके बाद न्यूजीलैंड, इसराइल, इन लोगों का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ठीक है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद बात करें कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोगों ने अडॉप्ट कब किया था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को, इसलिए हम लोग उस दिन 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं। लेकिन इसको पूरी तरह से लागू होना कब हुआ था, ठीक है, इसको अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन पूरी तरह से लागू हुआ था, केम इनटू फोर्स में आया था कब, 26 जनवरी 1950। हु अमंग द फॉलोइंग इज एड्रेस एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इनमें से हु अमंग द फॉलोइंग इज एड्रेस एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, वाइस प्रेसिडेंट या अटॉर्नी जनरल। तो चेयरमैन के तौर पे राज्यसभा की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट का जो रोल है उसको याद रखना है, वो है एक्स ऑफिशियल रोल। इसका मतलब क्या होता है कि वो वाइस प्रेसिडेंट का तो ऑफिस होल्ड करेगा ही, उसके साथ साथ ऑल्सो होल्ड द पोजीशन ऑफ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा ऑटोमेटिकली। मैंने वो चेयरमैन का जो पोजीशन है उस पर उसको भी होल्ड करेंगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं एक्स ऑफिशियल रोल। तो याद रखना है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होते हैं, वो हो जाएंगे वाइस प्रेसिडेंट।
राइडर कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? राइडर कप कौन से खेल से रिलेटेड है? हॉर्स रेस, फुटबॉल, साइकिलिंग या गोल्फ? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्फ से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद बात करें ऑल कौन कौन से स्पोर्ट है जो कि गोल्फ से रिलेटेड है। राइडर कप तो याद हो गया, उसके बाद वॉकर कप है, ठीक है, नोमुरा कप है, प्रिंस ऑफ वेल्स कप या फिर इसको प्रिंस कप भी बोलते हैं, कनाडा कप है, एशियन हावर कप है। तो ये सारे कप हैं जो कि किससे रिलेटेड हैं? गोल्फ से रिलेटेड है। याद रखना है, राइडर कप, वॉकर कप, नोमुरा कप, प्रिंस कप, ठीक है, उसके बाद कनाडा कप और एशियन हावर कप, ठीक है, ये सारे कप हैं जो कि गोल्फ से रिलेटेड है। विच लॉ वाज स्टडीड इन द ईयर 1787 in which it is said that the volume of the gas increase with its absolute temperature and if its absolute temperature decrease then its volume will decrease? ठीक है, इनमें से कौन से लॉ के तहत 1787 में बोला गया था कि अगर टेम्परेचर के इंक्रीज होने पे वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर के डिक्रीज होने पे वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। ठीक है, टेम्परेचर के इंक्रीज होने पे वॉल्यूम इंक्रीज होगा और टेम्परेचर के डिक्रीज होने पे वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये कौन से लॉ में बोला गया था? बॉयल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, चार्ल्स लॉ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चार्ल्स लॉ। ठीक है, देखिए जो आइडियल गैस इक्वेशन होता है वो होता है पी वी इक्वल टू एन आर टी। पी क्या है? प्रेशर है, वी क्या है? वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, आर क्या होता है? गैस कांस्टेंट होता है, और टी क्या है? टेम्परेचर। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है, वॉल्यूम के इंक्रीज होने पे टेम्परेचर इंक्रीज, यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कांस्टेंट क्या रह रहा है एक्चुअली? आर, एन तो पहले से ही कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स, आर भी कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट। पी क्या हो रहा है? पी कांस्टेंट हो रहा है, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट हो रहा है। तो चार्ल्स लॉ कहता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यही कहता है चार्ल्स लॉ। ठीक है, तो यहाँ से 3 लॉ निकलता है। ठीक है, कभी वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, कभी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो अलग अलग रिलेशन भी निकलेगा वहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे तो बात कर रहे थे कि प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। ठीक है, लेकिन अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो उसको कौन सा लॉ बोलते हैं? टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, इसका मतलब क्या होगा? वी और वी इंटू टी इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि वी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट, सॉरी वी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी या फिर पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, इन्वर्स होगा। ठीक है, तो वो लॉ कहलाता है बॉयल्स लॉ। ठीक है, ये भी याद रखना आपको। जैसे यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था, टेम्परेचर घटने पे वॉल्यूम घट रहा था, उसी तरह से बॉयल्स लॉ में क्या होगा? प्रेशर के बढ़ने से वॉल्यूम घटेगा, ठीक है, वॉल्यूम के बढ़ने से प्रेशर घटेगा। ये था बॉयल्स लॉ। भागवत गीता इज इंक्लूडेड इन द इंडियन एपिक, तो बोला गया कि भागवत गीता जो है इसमें से किस में इंक्लूड है? रामायण, महाभारत, वृदायन या नन ऑफ दीज? तो भगवत गीता जो है ये किस में इंक्लूड है? ये हो जाएगा महाभारत। अगला क्वेश्चन, मद्दुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ? मद्दुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। मद्दुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो तमिलनाडु में है। उसके बाद बात करें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो हर स्टेट में बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो ज़्यादा फेमस है जैसे पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो केरला में है। ठीक है, उसी तरह से कर्नाटक की बात करें, बंदीपुर, नागरहोल, ठीक है, ये सारे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं ये कर्नाटक में शायद। उसके बाद आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश का कुलेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, तो ये सब भी आपको याद रखना है तो और भी बहुत सारे, जैसे आंध्र प्रदेश में 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो 13 का नहीं, जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आता है वो दे दिया है मैंने ताकि याद हो जाए आपको। ठीक है, पेरियार कहाँ पे है? केरला में है। बंदीपुर, नागरहोल कहाँ पे है? कर्नाटक में है। उसके बाद कुलेरू ये आंध्र प्रदेश, और बात करें मद्दुमलाई की तो ये तमिलनाडु में हो जाएगा।
क्रॉसिंग ऑन ए चेक कैन बी कैंसिल्ड बाई द ऑफ द चेक अंडर द फुल सिग्नेचर। ठीक है, यहाँ पे डॉट डॉट होगा, इसका मतलब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स होगा। क्रॉसिंग ऑन ए चेक कैन बी कैंसिल्ड बाय द डॉट डॉट ऑफ द चेक अंडर द फुल सिग्नेचर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ड्रॉअर। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज इन द गेम्स ऑफ क्रिकेट। इनमें से कौन सा टर्म होता है जो कि यूज होता है क्रिकेट में? लेग बाई, स्मैश, ड्यूस या लव। तो इसका आंसर हो जाएगा लेग बाय। जो होता है वो क्रिकेट में यूज़ होता है, बाकी जैसे स्मैश है, ड्यूस है, लव है, ये तीनों टेनिस में यूज़ होता है। तीनों ही टेनिस में यूज़ हो रहा है और लेग बाय क्रिकेट में यूज़ हो रहा है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इथानॉल इज denatured to increase its stability, make it unsuitable for drinking, make it suitable for drinking, make it suitable as an antiseptic। ठीक है, डीनेचर्ड किया जाता है इथानॉल को, क्यों? इसका स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। इसका ये अनसुटेबल हो जाता है ड्रिंकिंग के लिए, ये सुटेबल होता है ड्रिंकिंग के लिए, ये सुटेबल होता है एंटीसेप्टिक के तौर पे। ठीक है, तो हम लोगों ने जैसे ही पढ़ा था थोड़ी देर पहले इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इथाइल अल्कोहल का ये नाम क्या है? इथानॉल है। ठीक है, तो जब इसको मिथानॉल के साथ मिक्स्ड किया जाता है, ठीक है, इसको मिथानॉल के साथ मिक्स्ड किया जाता है, तो ये इसी को बोलते हैं डीनेचर्ड। ठीक है, इथानॉल को जब मिथानॉल के साथ मिक्स किया जाता है, इसी को बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। और ये पीने से हम लोग को ब्लाइंडनेस और इवन डेथ भी हो सकता है, तो इसलिए ये अनसूटेबल है ड्रिंकिंग के लिए। हम लोग जानते हैं कि इथानॉल तो हम लोग पीते हैं या इथाइल अल्कोहल पीते हैं, ठीक है, ड्रिंकिंग जो होता है, दारू वगैरह वो जो होता है। ठीक है, लेकिन अगर उसमें मिथानॉल मिला दिया जाए तो उसको बोला जाता है डीनेचर्ड अल्कोहल, और वो पी नहीं सकते आप, पी करके मर भी सकते हैं, ब्लाइंड भी हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक सिटी इन इंडिया? मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, गुरुग्राम। ठीक है, कौन सी सिटी को इलेक्ट्रॉनिक सिटी बोला जाता है? कर लिया होगा आपने, तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुग्राम नहीं होगा। ठीक है, क्या होता है? बेंगलोर होता है। ठीक है, बेंगलोर को ही इलेक्ट्रॉनिक सिटी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ का पे आईटी हब है। बेंगलोर को और क्या बोला जाता है? तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोला जाता है बेंगलोर को। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी या फिर सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। उसके बाद बात करें मुंबई को क्या बोला जाता है? तो सिटी ऑफ ड्रीम्स बोला जाता है। हैदराबाद को सिटी ऑफ पर्ल्स बोला जाता है, मोतियों का शहर, या फिर सिटी ऑफ निजाम्स बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद गुरुग्राम को क्या बोला जाता है? मिलीनियम सिटी और कॉकटेल कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, द वर्ल्ड फेमस अजंता केव्स आर सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ। तो फेमस जो अजंता केव है वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा। ठीक है, अजंता केव्स जो है वो है आपके महाराष्ट्र में। ठीक है, अजंता केव जो है वो महाराष्ट्र में। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अजंता केव जो महाराष्ट्र में है वो कौन से धर्म से रिलेटेड है? ठीक है, डायरेक्ट ये पूछा जाता है। तो क्या हो जाएगा? बुद्धिस्ट केव मोनूमेंट है वहाँ पे। ठीक है, यानी बुद्धिस्ट लोग पूजा करते हैं। और ये कहाँ पे है? तो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, जो कि किस पे बनाया गया है? रॉक कट टेम्पल है ये। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, क्लेमेंट एटले और लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, सबसे पहले गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंस इंडिया के बाद कौन थे? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को दो तरह के से घुमाया जा सकता है कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस ये पूछा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अगर बोलता, ठीक है, फर्स्ट ये पूछा जाता फर्स्ट एंड ओनली इंडियन गवर्नर जनरल,
ठीक है। यहाँ पे पूछा गया पहले जनरल गवर्नर, सॉरी, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन ये पूछता फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये हो जाते सी राजगोपालाचारी जी। ठीक है, ये होते पहले इंडियन गवर्नर जनरल। ठीक है, उसके बाद बात करें जो लास्ट गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, वो 1947 से लेकर के 1948 तक और गवर्नर जनरल थे, और इसको ये भी बोल सकते हैं कि लास्ट वाइसरॉय थे ब्रिटिश इंडिया के। उसके बाद कौन आ गए थे, राजगोपालाचारी जी। ठीक है, हुज समाधि प्लेस ऑफ क्रिमेशन इन दिल्ली इज कॉल्ड राजघाट, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या इंदिरा गांधी। तो बोला गया कि किन के समाधि को राजघाट बोला जाता है, जो कि दिल्ली में है। समाधि स्थल जो होता है उसको राजघाट का नाम दिया गया है, जो कि दिल्ली में है। किन का समाधि स्थल, समाधि। ठीक है, ये हो जाएगा महात्मा गांधी जी का। उसके बाद बात करें जैसे बी आर अम्बेडकर जी का समाधि स्थल जो है वो क्या है, चैतन्य भूमि है। ठीक है, उसके बाद बात करें लाल बहादुर शास्त्री का, तो ये हो जाएगा विजय घाट। ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इंदिरा गांधी जी का शक्ति स्थल। ठीक है, चरण सिंह का किशन घाट, राजीव गांधी का वीर भूमि। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का शांतिवन। ठीक है, जैसे राजघाट तो याद हो गया महात्मा गांधी का, उस तरह से राजीव गांधी का रख लेंगे वीर भूमि, या जवाहरलाल नेहरू का शांतिवन। ठीक है, बी आर अम्बेडकर जी का चैतन्य भूमि। ठीक है, इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल, और लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द सत्यजीत रे एसोसिएटेड, क्रिकेट, क्लासिकल डांस, डायरेक्शन ऑफ फिल्म या बैंकिंग। इनमें से कौन से चीज़ से एसोसिएशन है सत्यजीत रे का, सत्यजीत राय बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्लासिकल डायरेक्शन ऑफ फिल्म। ठीक है, इनका जो रिलेशन था वो फिल्म डायरेक्शन से था। इनको ऑस्कर भी मिला था 1972 में। ठीक है, और ऑस्कर किसी एक फिल्म के लिए नहीं था, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड था। ठीक है, तो इनको ऑस्कर मिला था 1992 में, और इनका एसोसिएशन फिल्म से है। ठीक है, अब बात करते हैं कि पहले ऐसे इंडियन कौन थे जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला था, तो ये हो जाएंगे भानु आतिया। कब मिला था, 1983 में। ठीक है, ये कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थे, इनको मिला था 1983 में ऑस्कर अवार्ड। उनके बाद जैसे सत्यजीत रे थे तो उनको मिला था 1992 में। ठीक है, तो पहला अवार्ड हम लोग को कब मिला है, 1983 में। सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन इज लोकेटेड एट श्री हरिकोटा, सोलापुर, सलेम या फिर वरंगल। सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन जो है वो कहाँ पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा श्री हरिकोटा। ठीक है, श्री हरिकोटा में सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है। कौन सा लॉन्चिंग स्टेशन है, या तो ये हो जाएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर है वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वो इक्वेटोरियल के बहुत ज़्यादा करीब है। आंध्र प्रदेश का बात करें, श्री हरिकोटा जो है इक्वेटोरियल के बहुत ज़्यादा करीब है, इसलिए ऑब्जर्व करने के लिए प्रॉपर लोकेशन है वो। ठीक है, viruses are embedded in a system's memory so it can reactivated if the original virus is detected. फाइल, रेसिडेंस वायरस, पॉलीमॉर्फिक या रोल किट। ठीक है, तो बोला गया कि एक तरह का वायरस है जो कि इम्बेड किया जाता है इन ए सिस्टम्स मेमोरी, माने उसमें डाला जाता है ताकि वो जो ओरिजिनल वायरस है उसको डिलीट कर सके। ठीक है, तो किस तरह का वायरस डाला जाता है ताकि जो ओरिजिनल वायरस है उसको क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, सो इट कैन रीएक्टिवेटेड, माने रीएक्टिवेट करना है अगर वायरस डिलीट हो गया, तो ये एक तरह का क्या है, मालवेयर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा रेसिडेंट वायरस। रेसिडेंट वायरसेस आर एम्बेडेड इन ये सिस्टम्स मेमोरी सो इट कैन रीएक्टिवेटेड इफ द ओरिजिनल वायरस इज डिलीटेड। ठीक है, ये रेसिडेंस है। स्टडी ऑफ लाइफ इन आवर आउटर स्पेस इज नोन एज, हम लोग के लाइफ के बारे में स्टडी करना आउटर स्पेस में जाके। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इंडो बायोलॉजी, एक्सो बायोलॉजी, इंटर बायोलॉजी या न्यू बायोलॉजी।
तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सोबायोलॉजी या फिर एस्ट्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। आउटर स्पेस में जाके लाइफ के बारे में स्टडी करना को एक्सोबायोलॉजी, अपने आउटर स्पेस में जो लाइफ के बारे में स्टडी है उसी को क्या बोलते हैं, एक्सोबायोलॉजी बोलते हैं। स्कूल ऑफ एविएशन मेडिसिन एयर फोर्स इज लोकेटेड इन इलाहाबाद, हैदराबाद, बेंगलोर या जलाहली। तो एविएशन मेडिसिन का जो स्कूल है, ठीक है, जिसको हम लोग एयरफोर्स का भी स्कूल बोलते हैं, तो अभी तो नाम बदल दिया गया है, ये कहाँ पे हुआ करता था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलोर। इसका असल नाम अभी क्या नाम क्या है, तो ये हो जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मेडिसिन, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मेडिसिन ये बना था 1957 में, ठीक है। और ये पहला जो है इंडियन फोर्स इंस्टीट्यूशन है जो कि स्पेशलाइज्ड इन एरोस्पेस मेडिसिन, कंडक्टिंग रिसर्च, प्रोवाइडिंग मेडिसिनल असिस्टेंट एंड ट्रेनिंग पायलट्स फॉर हाई परफॉर्मेंस एयरक्राफ्ट्स, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, बेंगलोर में। रिसेशन से मतलब क्या क्या हो सकता है, क्या चीज़, स्लोइंग डाउन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर ए लिमिटेड पीरियड ड्यूरिंग विच अनएम्प्लॉयमेंट में राइज एंड डिमांड एंड आउटपुट में फॉल लीडिंग टू स्लैम्प इन ट्रेड, पीरियड दैट रिजल्ट फ्रॉम accumulation of unsold goods owing to fall in demand। क्या क्या हो सकता है। रिसेशन का मतलब क्या समझते हैं, जैसे कोरोना के टाइम पे रिसेशन आया था, इसका मतलब क्या है, क्या क्या चीज़ होता है, ठीक है। आपको खुद ऑप्शन पढ़ लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ हुआ था रिसेशन के टाइम पे, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाता है, बिल्कुल सही है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है ना। डिमांड क्या होता है, डिमांड गिर जाता है। उसके बाद बात करें थर्ड वाला जो है ये भी सही है, पीरियड दैट रिजल्ट फ्रॉम एक्यूमुलेशन ऑफ अनसोल्ड गुड्स, ठीक है, ओनिंग टू फॉल इन डिमांड, ठीक है। तो जो गुड्स यानी सामान है उसका जो अनसोल्ड एक्यूमुलेशन है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, मैंने क्योंकि डिमांड में क्या हो जाती है, कमी आ जाती देखने को मिलती है। महाबलेश्वर इज़ लोकेटेड इन महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। तो महाबलेश्वर जो है वो हिल स्टेशन में आता है, कौन से जगह में, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र का हिल स्टेशन है कौन सा, महाबलेश्वर, ठीक है। और ये सतारा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। विद इन सह्याद्री हिल्स वेस्टर्न घाट का जो सह्याद्री हिल्स में है उसमें आता है, ठीक है। इसलिए ये क्या है, सीनिक ब्यूटी के तौर पे यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। राज्यसभा हैज़ नो रोल, राज्यसभा का कहाँ पे रोल नहीं है। द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर, द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। राज्यसभा का कोई रोल नहीं है किस में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर। स्पीकर का रोल में राज्यसभा का कोई काम नहीं है, यानी कि स्पीकर जो है वो क्या कर सकते हैं, लोकसभा से सिंपल मेजोरिटी से भी काम बन सकता है, ठीक है। अगर लोकसभा का स्पीकर बनाना है हम लोग को लोकसभा का, तो सिंपली हम लोग जो लोकसभा के मेंबर्स हैं वहाँ पे भी अगर सिंपल मेजोरिटी से जीत जाते हैं तो स्पीकर बन जाएगा, ठीक है। इसलिए इनका राज्यसभा में कोई रोल नहीं। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, इलेक्शन के वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें राज्यसभा का लेना देना होता है। राज्यसभा भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। उसी तरह से प्रेसिडेंट को हटाना है तो दोनों सभा जो है इंपॉर्टेंट मैटर है यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको अगर हटाना है तब भी राज्यसभा का रोल है। न्यूमिस्मेटिक्स इज द स्टडी ऑफ, तो न्यूमिस्मेटिक्स किसका स्टडी है, कॉइन्स का, नंबर्स का, स्टैम्प्स का, स्पेस का, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूमिस्मेटिक्स जो होता है वो स्टडी ऑफ कॉइन्स होता है, ठीक है। स्टडी ऑफ कॉइन्स को न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। उसके बाद बात करें, ठीक है, इस स्टैम्प्स का स्टडी को क्या बोलते हैं, स्टैम्प्स जो होते हैं जो पोस्ट ऑफिस पोस्ट वगैरह में लगता है स्टैम्प्स, वो उसको क्या बोलते हैं, फिलेटली, ठीक है। उसका स्टडी को, स्टैम्प्स के स्टडी को फिलेटली बोलते हैं। स्पेस के स्टडी को एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। तो भी याद रखना है। तो न्यूमिस्मेटिक कॉइन्स का स्टडी, फिलेटिलिटी ये स्टैम्प्स का स्टडी, एस्ट्रोनॉमी स्पेस का स्टडी। नेशनल एंथम वाज फर्स्ट सॉन्ग ऑन,
नेशनल एंथम जो हमारा है वो कब गाया गया था? 1911 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था कलकत्ता में तब, या 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना था तब, या 1959 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो पहला जो नेशनल मैंने पहली बार जो हम लोग का नेशनल एंथम यानी कि जनगण मन जो गाया गया था वो कलकत्ता का सेशन जो 1911 वाला था उसी में गाया गया था। ठीक है, ये किसके द्वारा कंपोज किया गया? तो ये रविंद्रनाथ जी के द्वारा कंपोज किया गया है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स? कैपिटल गेन टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, या वेल्थ टैक्स एंड गिफ्ट टैक्स? इनमें से कौन सा है जो कि इनडायरेक्ट टैक्स में आता है हम लोग का? ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स समझते हैं ना क्या होता है? ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट आपको आपके डायरेक्ट पैसे से नहीं काट रहा है। ठीक है, और डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, आपका सैलरी आया या कुछ आया, ठीक है, वहीं से डायरेक्ट काट लिया गया, तो उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। जैसे वेल्थ टैक्स हुआ, गिफ्ट टैक्स हुआ, इसमें डायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, तो कौन सा है कि इनडायरेक्ट टैक्स है? जो जीएसटी होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उसमें इनडायरेक्ट टैक्स घुस रहा है। ठीक है, बात करें कैपिटल गेन टैक्स, ये डायरेक्ट है। वेल्थ टैक्स है, गिफ्ट टैक्स है, ये सारे डायरेक्ट टैक्सेस है। ठीक है, तो जीएसटी जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस आता है। ठीक है, ये 40 क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो ये 14 वाला जो पार्ट था ये भी ख़त्म हो गया। हम लोग अगले वीडियो में 15 वाला पार्ट करेंगे। 15 वाला पार्ट कब आ रहा है इसको पता करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।